सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग CTP का कुछ क्लास कर रहे थे जिसमें कि आगे मैंने बताया था कि आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे जिन प्याजे को। एंड थोड़ा सा थका थका इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार पहले इसको रिकॉर्ड कर चुका हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पढ़ा रहा था और मुझे पता ही नहीं था कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं किया है, तो हो जाता है कभी कभी। खैर चलिए, और इसीलिए ये सब मैंने लिखा हुआ था। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई नहीं, होता है भाई, मेहनत तो लगती है। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे जिन प्याजे। ठीक है, जिन प्याजे का जो जन्म हुआ था वो कब से हुआ था? आपका जन्म हुआ था उसका 9 अगस्त 1896 को। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड में, इसीलिए इसको लिखा हुआ है स्विस साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, जिन प्याजे का जन्म जो हुआ था आपका स्विस साइकोलॉजिस्ट यानी कि स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। और उनका जो डेथ हुआ था, यहाँ पे देखो टाइम पीरियड क्या है, 1896 टू 1980 यानी 1896 से 1980 तक। तो क्या सर इससे भी क्वेश्चन बनता है? तो बिल्कुल नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। ये बस ऐसे आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ क्वेश्चन बन सकता है जो कि पहले बनता था, जिसको अब क्वेश्चन इस तरह का बनने का चांस तो बहुत कम ही है, बट कोई बात नहीं, अगर बन जाता तो अच्छी बात है। देखिए, ये जो आपको पूछा जा सकता है कि जिन प्याजे कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वो स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते थे। यहाँ पे इसीलिए स्विस साइकोलॉजिस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जिन प्याजे ने जो थ्योरी दिया था, ठीक है, जिन प्याजे ने जो थ्योरी दिया था उनका नाम क्या था? उस जिन प्याजे किस प्रकार के, आपसे पूछा जा सकता है कि जिन प्याजे किस प्रकार के आपका जो है मनोवैज्ञानिक थे, तो आपको बताना है कि जिन प्याजे रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। कंस्ट्रक्टिव थ्योरी दिया था उसने। अब रचनावादी का क्या मतलब है? तो रचनावादी का मतलब है कि जिन प्याजे का मानना था, क्या? जिन प्याजे का मानना था कि बच्चे जो हैं अपने नॉलेज का रचना खुद करता है, मतलब बच्चा खुद ब खुद सीखता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है चाइल्ड इज डिस्कवरर, यानी कि जिन प्याजे का मानना था कि बच्चा जो है किसी भी चीज़ को खुद से ही सीख लेता है। तो क्या सर, और जैसे कि अगर वाइगोत्स्की का देखा जाए तो वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि बच्चा जो है, कोई बच्चा अगर सीखता है कैसे? इंटरेक्शन करके। इंटरेक्शन कैसे? सोसाइटी से, समाज से सीखता है, समाज से आपका इंटरेक्ट करके बच्चा सीखता है। लेकिन जिन प्याजे का मानना था कि नहीं, बच्चा जो किसी भी चीज़ का रचना, किसी भी नॉलेज को खुद ही सीख लेता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको रचनात्मक बोलते हैं। किसी भी बच्चे, इसके अकॉर्डिंग बच्चा जो है वो रचनात्मक मतलब खुद से ही अपने नॉलेज की रचना करता है, खुद से ही अपने ज्ञान की रचना करता है, इसीलिए इसको रचनात्मक थ्योरी इसको बोला गया। ठीक है, और ये रचनात्मक वैज्ञानिक थे। ठीक है, सिद्धांतिकार थे। ठीक, तो आपको मैं इस पर थोड़ा सा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है कि जो जिन प्याजे किस प्रकार के, जिन प्याजे जो है किस प्रकार के वैज्ञानिक थे या फिर मनोवैज्ञानिक थे। तो आपको बताना है कि वो रचनात्मक थे। ठीक है, रचनावादी थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ठीक है, इस और आपको मैंने बता दिया कि कंस्ट्रक्टिविस्टिक का मतलब क्या होता है, रचनावादी का क्या मतलब है। रचनावादी का सिर्फ इतना सा मतलब है कि बच्चा जो खुद से सीख लेता है, इसलिए उसको रचनावादी बोलते हैं। खुद से अपने ज्ञान की रचना करता है, बच्चा खुद से ही अपने ज्ञान की रचना करता है, इसलिए इसको रचनावादी बोलते थे। इनका फोकस क्या था? इनका फोकस था कि बच्चों में बौद्धिक विकास होता कैसे है। क्या फोकस था इनका? कि बच्चों में बौद्धिक विकास कैसे होता है। बौद्धिक विकास मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, बच्चा जो है, बच्चों के अंदर मानसिक विकास, यानी बच्चों के अंदर मानसिक बुद्धि का विकास बच्चों के अंदर कैसे होता है, इसी चीज़ के बारे में ये अपना खोजबीन कर रहे थे। इनका जो फोकस था, इनका जो एम था, यही था कि बच्चा आखिर बच्चों के अंदर बुद्धि की रचना कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो इसने बाद में क्या बोला कि बच्चे जो है खुद से सीख लेते हैं। ठीक है, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टीचर, सोसाइटी वोसाइटी किसी की ज़रूरत नहीं है, बच्चा खुद से ही सीख लेगा। अगर तुम बच्चे को एक बंद कमरे में भी रख दो ना 5-6 साल के लिए, फिर ही बच्चा सीख जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे आपका जो है वाइगोत्स्की और जिन प्याजे का विचारधारा अलग हो जाता है। वाइगोत्स्की क्या बोलता है कि वो समाज से सीखता है, लेकिन आपका जिन प्याजे बोलते हैं कि नहीं, वो बच्चा जो खुद से सीख लेता है। ठीक, इसीलिए इसको रचनावादी सिद्धांतकार भी बोलते हैं, रचनावादी मनोवैज्ञानिक भी बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि आप लोग जो है ना अपना मोटिवेशन कम मत करना। ठीक, अपना मोटिवेशन आप लोग बिल्कुल भी कम नहीं होने देना। हालांकि आज 21 अप्रैल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये वीडियो शायद आप तक 22 अप्रैल को पहुँचे। ठीक है, 22 अप्रैल 2026 को पहुँचे ये वीडियो शायद आप तक, बट फिर भी 21 तारीख को आपका नोटिफिकेशन आने वाला था। खैर देखते हैं, अगर नोटिफिकेशन आता है तो अच्छी बात है। हालांकि उम्मीद तो बहुत कम है, बट आपको जो है हिम्मत नहीं हारना है। ठीक, और इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि सरकार जो है ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टाल सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट का ऊपर से आदेश है, हाईकोर्ट का ऑर्डर है। तो इस चीज़ को सरकार बहुत ज़्यादा ही दिन से बहुत ज़्यादा तक नहीं टाल सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 से 2 महीने तक इसको टाल सकती है। ठीक है, और एक चीज़ और है ना, आप लोग अगर अभी अच्छे से मेहनत नहीं करते हो या फिर किसी भी कारण अगर सफलता हासिल नहीं कर पाते हो, तो एक शायरी है इस पर कि जिन्होंने नहीं पलटे किताबों के एक भी पन्ने। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि जिन्होंने नहीं पलटे किताबों के एक भी पन्ने, वो भी आपसे मेहनत का हिसाब मांगेंगे। ठीक है, इसीलिए जो है
सफलता को मतलब सक्सेस तो हासिल करके ही मानना है। और सफलता कैसे मिलेगी, सक्सेस कैसे मिलेगी, तो मेहनत करना नहीं छोड़ना है। भले ही ठीक है आपके पास अच्छी बात है, अगर अभी नहीं आया है तो आपके पास 1-2 महीना और टाइम मिल गया प्रिपरेशन करने का, अपने प्रिपरेशन को मजबूत करने का, तो इस बीच में ढील नहीं देना है या फिर पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, आपको अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू ही रखना है, ठीक है। और यही वो टाइम है, जब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यही वो टाइम है जब आप औरों से आगे जा सकते हो। क्योंकि अभी जो है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अगर 90% स्टूडेंट का बात किया जाए तो 90% स्टूडेंट हिम्मत हार के छोड़ दिए होंगे कि चलो भाई जब से नोटिफिकेशन आएगा, जब फॉर्म भर देंगे तब स्टार्ट करेंगे आपका पढ़ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप अभी से अगर पढ़ रहे हो तो आप उन 90% से तो ऐसे भी आगे चल जाओगे, ठीक है। तो याद रखना है कि मोटिवेशन बना रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये था बच्चों के अंदर बौद्धिक विकास कैसे कैसे होता है, इनके बारे में जो फोकस है इनका। उसके बाद बात करते हैं कॉग्निशन के बारे में, ठीक है। आप बार बार कॉग्निशन करते रहते हैं, तो कॉग्निशन के आखिर होता क्या है ये भी समझ लेते हैं। कॉग्निशन होता है किसी भी जानकारी को प्राप्त करना। क्या होता है, किसी भी जानकारी को प्राप्त करना। जैसे कि अगर कोई भी चीज़ मैंने सुना, ठीक है, कोई भी चीज़ मैंने सुना, अब सुनने के बाद मैं इसको प्रोसेस करूँगा, वो नॉलेज दिमाग तक जाएगा, दिमाग में वो फिर स्टोर होगा, दिमाग में स्टोर होने के बाद उस नॉलेज को मैं कैसे यूज करता हूँ, ये सारा का सारा काम आपका कॉग्निशन, इस पूरे प्रोसेस को ही कॉग्निशन बोलते हैं। समझे कैसे? कोई भी चीज़, जो कोई भी नॉलेज, जैसे कि मैं ही बता रहा हूँ अभी कि जिन प्याजे ने ये किया था, आप सुन रहे हो। अब आप इस नॉलेज को पहले सुना, सुनने का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, देन फिर वो आप उसको याद करके अपने माइंड में रखोगे, स्टोर करोगे, ठीक है। ये चीज़ आपने सुना, सुनने के बाद आप अपने माइंड में इसको स्टोर करोगे। स्टोर करने के बाद क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और फिर इस नॉलेज का आप किस प्रकार यूज़ कर पाते हो, ये पूरा जो प्रोसेस है इसी को कॉग्निशन बोलते हैं, ठीक है। तो कोई हार्ड टर्म है नहीं, बट ये कॉग्निशन टर्म आपका एग्जाम में आता भी नहीं है कि कॉग्निशन टर्म होता क्या। एक्सकेंड में माइक को थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ यार, अकेले शूट करना थोड़ा सा दिक्कत तो करता है, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी सर सब यहाँ पे है नहीं। तो खैर चलते हैं। आजकल मैं बहुत ज़्यादा भटक जा रहा हूँ, मतलब बातचीत बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं फोकस नहीं कर पा रहा इसमें, पर कोई नहीं, थोड़ा सा बातचीत भी होना चाहिए। और आई थिंक इससे जो है हम दोनों के बीच एक अच्छा संबंध बन सकता है। वाइगोत्स्की कहते थे ना कि बातचीत से ही बात बनती है, तो बातचीत करते हैं। खैर कोई बात नहीं, चाहिए कॉग्निशन था। अब जो है स्कीमा, इसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। इससे तो क्वेश्चन नहीं बनता है, बट इससे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है आपको, और एक चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा हुआ है नहीं, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। आपको इसका प्रॉपर नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो लिखने का चिंता नहीं करो, लिखने का चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है आपको सीडीपी में बस एक ही चीज़ करना है, वो है समझने का कोशिश करना है। जितना ज़्यादा चीज़ आप समझोगे, जितना ज़्यादा, और इसमें क्या है ना, आपका सीडीपी में क्या होता है, हर एक वर्ड को आपको समझना है। कि जैसे कि अगर मैंने कंस्ट्रक्टिव लिखा है यहाँ पे, तो कंस्ट्रक्टिव का क्या मीनिंग है, कॉग्निशन है तो कॉग्निशन का क्या मीनिंग है, स्कीमा किसको कहते हैं, एसिमिलेशन किसको कहते हैं। बस ये चीज़ आपको अगर हर वर्ड से वाकिफ़ हो जाओगे ना, तो आपका सीडीपी हो गया। बस इतना ही है। सीडीपी में हर वर्ड क्या कह रहा है, उसका मतलब क्या है, उसका लिटरल मीनिंग क्या है, वो आप समझना है बस, ठीक है। उसमें जो भी डिफरेंसेस है कि ये थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा ये अलग होता है, उन सब सारी चीज़ों को समझ जाओ। तो बेसिकली अगर क्या है, एक वर्ड में बोलो ना, सीडीपी आपका समझने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। आप इसको रट्टा नहीं मार सकते, आप इसको बस समझ सकते हो। तो फिलहाल आपको ये सब नहीं जाना है कि भाई इसको लिखा हुआ नहीं, पूरा लाइन सर लिख के दीजिए। वो भी मैं ऐसा नहीं बोला कि नहीं करूँगा, वो भी मैं दूंगा, ठीक है। पूरा लाइन भी लिखा हुआ रहेगा। अगर एक चीज़ होता है कि थोड़ा सा अगर डिजिटल बोर्ड रहता है ना, तो डिजिटल बोर्ड रहता है तो थोड़ा आसान हो जाता है कि यहाँ पे मैं पूरा लिख के ला दूँ, फिर नीचे में समझाऊँ। बट वो पॉसिबल नहीं है बार बार करना, क्योंकि अगर मैं उससे पूरा लिखते जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जिससे कि मेरा और आपका दोनों का टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए इसका जो पहले मैं समझा दे रहा हूँ, इसका जो नोट्स है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, तो फिर आप वहाँ से अगर आपको लिखना है तो लिख लोगे। हालाँकि ऐसे भी नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स जिसको बोलते हैं, जो कि आपका एग्जाम में बहुत आसानी से हेल्प करता है। और मैंने भी इस तरह का ही शॉर्ट नोट्स ही बनाया हुआ था, ठीक है। तो अब स्कीमा के बारे में बात करते हैं। स्कीमा क्या होता है ना, किसी भी काम को जो करते हो, ठीक, कोई भी काम करने के लिए जो आप प्लान बनाते हो, वो स्कीमा है। कोई भी काम करने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए जो आप प्लानिंग करते हो ना, वही आपका स्कीमा है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप कहाँ जाओगे, चलो ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप अभी सुबह का टाइम हो रहा है या फिर शाम का टाइम हो रहा है, जब भी आप वीडियो देख रहे हो, आप हर रोज़ क्या करते हो, हर रोज़ एक प्लान बनाते हो। थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि मुझे समझाने में आसानी हो। जैसे कि आप हर रोज़ जगते हो, हर रोज़ जगने के बाद आप क्या प्लान बनाते हो, या फिर रात में अगर आप प्लान बनाते हो तो रात में, ठीक है, या जब भी है, तो आप सोचते हो ना कि 6 बजे मैथ्स पढ़ूंगा, फिर 8 बजे सीडीपी पढ़ूंगा, 10 बजे ईवीएस पढ़ूंगा, फिर 12 बजे सो जाऊंगा, फिर आपका रात के 8 बजे सबको रिवाइज़ करूंगा,
जो भी मतलब जैसा भी आप प्लान बनाते हो, ये आपका जो रूटीन होता है, ये रूटीन क्या है, ये स्कीमा ही तो है। यानी कि किसी भी कार्य को करने के पहले जो आप मन में प्लान बनाते हो वही आपका स्कीमा है। दूसरा एग्जांपल मान लो, दूसरा एग्जांपल क्या है, मान लो ये रोहन है, मोटू सा रोहन है ये क्या है, रोहन। अब रोहन की मम्मी रोहन को बोलती है कि बेटा जो है ना आज रेलवे स्टेशन जाना है। कहाँ पे जाना है, आज रेलवे स्टेशन जाना है, नानी के घर जाएंगे। तो अब रोहन जो बड़ा लड़का है बार बार नानी के घर जाता था, तो इसको तुरंत पता चल गया कि नानी के घर जाएंगे कैसे। सबसे पहले यहाँ से मुझे केचुआ चौक जाना होगा, ठीक है। केचुआ चौक के बाद मुझे महागामा जाना होगा, महागामा के बाद मुझे गोड्डा जाना होगा, गोड्डा के बाद मुझे रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। तो इसके मन में पहले से माइंड में आ गया कि यहाँ से केचुआ चौक जाएंगे, केचुआ से महागामा जाएंगे, महागामा से गोड्डा जाएंगे। यहाँ पे आपका जो है गोड्डा में जाके बिस्किट वगैरह ले लेंगे, कुरकुरे वगैरह ले लेंगे, रास्ते में ट्रेन पे खाने पीने के लिए यहाँ पे ले लेंगे। तो कहने का मतलब है कि कोई भी कार्य करने से पहले जो आप एक्शन बना लेते हो ना, सॉरी एक प्लान जो बना लेते हो, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी एक्शन करने से पहले जो आप प्लान बनाते हो वो आपका क्या होता है, वही आपका स्कीमा होता है, ठीक है। वही आपका क्या होता है, स्कीमा होता है। कोई भी कार्य करने से पहले जो आप प्लान बनाते हो वो आपका स्कीमा होता है। क्लियर है, कोई बहुत हार्ड वर्ड नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी काम करने से पहले जो अपने माइंड में एक सोच लेते हैं ना कि अच्छा ये करेंगे, ये सब कुछ करना होगा, तब ये होगा। ये सारा का सारा जो है आपका मन में जो भी कुछ होता है वो आपका स्कीमा होता है, ठीक है। अगर स्कीमा का मैं थोड़ा सा अगर मीनिंग बता दूं, सॉरी एक लिटरल क्या बोलूं, एक क्या बोलते हैं उसको, परिभाषा, डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो मानसिक संरचना या ढांचा जिनका उपयोग व्यक्ति जानकारी को व्यवस्थित और व्याख्या करने के लिए करते हैं। समय के साथ स्कीमा विकसित और बदलती रहती है, जो भी है। हालांकि ये सब आपको जानना नहीं है, आपको बस समझ में आ गया होगा कि स्कीमा क्या होता है किसी भी कार्य करने के लिए। यानी कि यहाँ पर मैंने लिख के भी रखा था कि आप प्लान ऑफ एक्शन, कोई भी करने के लिए जो आप प्लानिंग, कोई भी एक्शन करने के लिए जो आप प्लानिंग करते हो वो आपका स्कीमा होता है। या फिर मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्लान ऑफ एनी एक्शन, मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एक्शन और एनी प्लान, वो आपका स्कीमा होता है, ठीक है। तो बहुत हार्ड वर्ड नहीं है स्कीमा मीन्स आपको इतना समझ लेना कि कोई भी काम करने से पहले जो हम लोग प्लानिंग करते हैं ना वो आपका स्कीमा होता है। एग्जांपल के लिए याद रखने, कोई रूटीन वगैरह बनाते हैं जो है उससे आपको क्लियर हो जाएगा स्कीमा, ठीक है। चलिए अब अगला चीज़ देखते हैं। अगला चीज़ स्कीमा के बाद आता है आपका अडेप्टेशन, अनुकूलन। अब अनुकूलन का एग्जैक्टली अनुकूलन क्या है, वो अनुकूलन मीन्स अगर आपने एवीएस पढ़ रहा होगा तो वहाँ आपको पता होगा कि अनुकूलन क्या होता है। हालांकि मुझे अनुकूलन में से क्या पढ़ना है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, या फिर बहुत ज़्यादा तो क्या ही बोलें, अगर आता है तो यहीं से आता है, ठीक है। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन से अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। अब एसिमिलेशन और अकोमोडेशन है क्या, चलिए बताते हैं। एसिमिलेशन क्या होता है ना, जिसको आत्मसात्करण बोलते हैं। अब आत्मसात्करण में क्या होता है, बच्चा छोटा होता है जब, तो बच्चा जब छोटा होता है ना तो वो, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये मान लो मेरी बैगनी है, मतलब मेरी भांजी है जिसका नाम परी है, ठीक है, हम लोग परी बोलते हैं। तो परी एक छोटी सी लड़की है अभी। अब परी के सामने से एक बिल्ली गुजरी, ठीक है, ये बिल्ली है फॉर एग्जांपल, चलो मान लेते हो ना ये बिल्ली है। परी के सामने से बिल्ली निकली ना, तो परी पूछी मुझसे कि मामू ये क्या है। जैसे परी के सामने से ये बिल्ली जा रही थी तो परी मुझसे पूछी कि ये मामू ये क्या है। तो मैंने क्या बोला कि देखो ये है ना बिल्ली है, ये क्या है, ये बिल्ली है। तो तुरंत जो है परी क्या अपने दिमाग में बना ली, एक प्लान बना ली। मतलब परी तुरंत अपने माइंड में एक स्कीमा बना ली। क्या स्कीमा बनाई कि बिल्ली के पास, अब बिल्ली किसको बोलते हैं, परी के अकॉर्डिंग परी अपने मन में एक स्कीमा बनाई क्या, कि बिल्ली किसको बोलते हैं, जिसके पास 4 गो पैर हो, 1 गो पूँछ हो, 2 गो कान हो। कान कैसे होना चाहिए, कान एकदम खड़े खड़े होने चाहिए, मतलब यूँ कान होने चाहिए, खड़े खड़े, ठीक है। तो कहीं ना कहीं और 2 गो आँख वगैरह जो भी है। तो परी क्या की, तुरंत अपने माइंड में एक स्कीमा बना ली कि आगे से अगर ऐसा कुछ मुझे देखने को मिला तो मैं समझ जाऊंगी कि ये क्या है, बिल्ली है। अगर आगे से ऐसा कुछ मुझे देखने को मिला जिसके पास 4 गो पैर हो, 1 गो पूँछ हो, 2 गो कान हो, 2 गो आँख हो, अगर आगे से मुझे ऐसा कुछ देखने को मिला तो मैं समझ जाऊंगी क्या, कि ये बिल्ली है। ये परी अपने माइंड में स्कीमा बनाई। क्या हुआ, 2 मिनट के बाद परी के सामने से एक कुत्ता चला गया, पार हो गया। 2 मिनट के बाद ही परी के सामने से कुत्ता पार हुआ। तो परी मुझे देख के क्या बोल रही है कि मामू वो देखो, वो कुत्ता नहीं, वो क्या बोली कि मामू वो देखो बड़ी बिल्ली जा रही है। क्या बोली कि मामू वो देखो बड़ी बिल्ली जा रही है, लेकिन वो क्या था, क्या वो कुत्ता था।
यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए लिख भी रखा है कि मान लो कोई कैट है, कैट को देख के बच्चा क्या बोलता है, पहले ये कैट था, ठीक है, क्या मैंने बोला कि ये कैट है, देन फिर उसके सामने से अगर कुत्ता जाता है तो वो कुत्ता को देख के क्या बोलता है या क्या बोलती है कि ये बड़ी बिल्ली है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि, ऐसा क्यों हुआ पता है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो नवीन ज्ञान जो था उसमें, या फिर नवीन ज्ञान में लिख नहीं, पूर्व ज्ञान जो था, पूर्व ज्ञान जो था वो था उस नवीन ज्ञान। मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ फिर आपको इसको। अरे यार जगह कम हो जा रहा है मेरा बार बार। मैं यहाँ लिख देता हूँ पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान। तो इसमें क्या, किसमें क्या हुआ, जैसे वो कुत्ता पार हुआ, जैसे वो कुत्ता पार हुआ तो कुत्ता को देख के परी क्या बोले, आप ध्यान से समझना, ठीक है, समझ जाओगे आराम से। बस आप देखो मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आपको मैं समझाता हूँ तो और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, आपको बस यकीन ही करना है और थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। जैसे बिल्ली के बारे में, जैसे मैंने परी को बोला कि ये बिल्ली है, तो परी ने एक माइंड में स्कीमा बना लिया कि आगे से अगर 4 गो पैर दिखता है मुझे, एक गो पूँछ दिखता है, देखो कान दिखता खड़ा खड़ा वाला, ऐसे ऐसे वाला कान अगर दिखता है तो वो बिल्ली है, ठीक है। तो जैसे वो कुत्ता पार हुआ तो परी क्या बोले मुझे कि वो मामू देखो बड़ी बिल्ली जा रही है। देन फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं बड़ी बिल्ली नहीं है, ये कुत्ता है। तो अब वो कंफ्यूज, भाई कैसे कैसे हो गया, तो कंफ्यूज क्यों हुई, वो कंफ्यूज क्यों हुई, क्योंकि उसके अंदर जो पूर्व ज्ञान था ना वो हावी था नवीन ज्ञान से, पूर्व ज्ञान हावी था, यानी कि पहले का जो भी नॉलेज था उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा हावी था, और इतना हावी था कि वो नवीन ज्ञान यानी न्यू नॉलेज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए वो एकदम सर खुलाने लगे कि ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। तो कहने का मतलब है कि पूर्व ज्ञान इतना ज़्यादा हावी होता है, पूर्व ज्ञान बच्चे के अंदर इतना ज़्यादा हावी होता है कि वो नवीन ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। दूसरा अगर एग्जांपल देखें, दूसरा एग्जांपल जैसे कि एक बच्चा 3 - 2 कर रहा है तो 1 होता है, क्लियर है। जब बच्चा 2 - 3 कर रहा है तो भी बच्चा 1 ही आंसर कर रहा है। जब बच्चा आप अगर छोटे क्लासेस को अगर पढ़ाए हो कभी, हालांकि मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है इसी के बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि 3 - 2 1, 2 - 3 1। उसको सीधा सीधा पता है कि 3 में एक नंबर 3 है, एक नंबर 2 है, दोनों में माइनस होता है तो 1 आता है। यहाँ भी वही नंबर 2 है, यहाँ भी वही नंबर 3 है, दोनों को माइनस करेंगे तो 1 ही होगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ बार बार उसको कि नहीं बेटा ऐसा जो होता है 2 - 3 -1 होता है, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रही है, समझ ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं समझ पा रहा, क्योंकि उसका एज छोटा है, ठीक है, वो एसिमिलेशन उसके अंदर हो रहा है। मतलब उसमें जो पूर्व ज्ञान है ना, पूर्व ज्ञान हावी है, उसका पूर्व ज्ञान इतना हावी है कि नवीन ज्ञान को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा वो, ठीक है। इसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। क्लियर हो गया, इसी को एसिमिलेशन बोलते हैं। अब एसिमिलेशन हो गया, समझ में आ गया आपको कि एसिमिलेशन होता क्या है। थोड़ा सा मैं एकोमोडेशन पढ़ाता हूँ। अब एकोमोडेशन में क्या होता है ना, बच्चा बड़ा हो गया होता है, मतलब एज कम्पेयर टू जब बच्चे के अंदर एसिमिलेशन हो रहा होता है उससे थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया, टाइम आया, बायोलॉजिकल एज उसका बड़ा, मतलब उसका जो उम्र बढ़ने के बाद साथ साथ इसने क्या बोला था जिन पहले ने कि जैसे जैसे बच्चे का उम्र बढ़ता है वो अपना जो है इसका दिमाग भी बढ़ जाता है, उसका बुद्धि भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे इसका उम्र बढ़ा देन फिर मेरे परी का अगर उम्र बढ़ता है देन फिर वो अकोमोडेशन करना सीख जाती है, मतलब समायोजन करना सीख जाती है, मतलब न्यू नॉलेज को भी एक्सेप्ट कर पाते हैं। समायोजन मीन्स क्या, समायोजन मीन्स नए नॉलेज को भी एक्सेप्ट कर पाना, बस इतना सा। समायोजन मीन्स क्या, समायोजन मीन्स नए नॉलेज, यानी कि जो भी चीज़ मैं इसको नया बताऊंगा, जैसे कि मैंने उसको बताया कि नहीं ये बड़ी बिल्ली नहीं ये कुत्ता है, तो वो समझ गई कि अगर 4 गो पैर है बट फिर भी ये कुत्ता है, 4 गो पैर, 1 गो पूँछ, 2 गो कान, खड़ा खड़ा वाला ही कान है बट फिर भी ये कुत्ता है, क्योंकि इसका हाइट ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा है कि एकोमोडेशन में क्या होता है, एकोमोडेशन में उसका एज बढ़ गया होता है, एज ज़्यादा हो गया होता है, जिसके कारण बच्चा जो है ना बच्चे में समझ जो है विकसित हो गया होता है, बच्चा आप समझ पाता है। और बच्चे के अंदर एकोमोडेशन में अगर देखा जाए तो एकोमोडेशन में जो है ना ये बड़ा हो जाता है, नवीन ज्ञान बड़ा हो जाता है। मतलब अब बच्चा नवीन ज्ञान यानी न्यू नॉलेज को भी एक्सेप्ट कर पाने की, बच्चे के अंदर अब न्यू नॉलेज को भी एक्सेप्ट कर पाने की क्षमता आ गई होती है। बच्चा अब नया ज्ञान को भी समझ पाता है, नए नॉलेज को भी एक्सेप्ट कर पाता है। अब बच्चा क्या करेगा, 2 - 3 1 नहीं करेगा, 2 - 3 आपका -1 कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है, समझो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा एसिमिलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है, समायोजीकरण क्या होता है, आपका आत्मसातकरण क्या होता है। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने का कोशिश किया और अगर मेरा मेहनत आपको पसंद आ रहा है तो आपसे बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, कोई पैसा वगैरह नहीं मांग रहा मैं, बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हो सके तो आपके दोस्त याद में अगर कोई भी जेटेड सीटेड का प्रिपरेशन कर रहा हो तो उनके साथ हमारा वीडियो, हमारे चैनल का लिंक शेयर कर दो, ठीक है। बस इतना ही चाहिए आप लोगों से, ठीक है। अब देखो समाज में अनुकूलन, समाज में अनुकूलन क्या होता है, एक समाज में अनुकूलन कैसे बनेगा, समाज में अनुकूलन कैसे बनेगा।
जब पहले सबसे पहले तो बच्चे के अंदर आत्मसात्करण हो रहा होता है, यानी एसिमिलेशन हो रहा होता है। देन फिर आत्मसात्करण के बाद एक संतुलन बना लेती है। अब आत्मसात्करण के बाद एक संतुलन बन जाता है। संतुलन कैसे बनता है? संतुलन ऐसे बन गया कि मान लो ये अगर एग्जाम्पल है, तो मेरी जो भांजी थी वो समझ गई कि ऐसा अगर कुछ देखने को मिला तो वो बिल्ली है, मतलब वो सेटिस्फाई हो गई। लेकिन जैसे उसके सामने से कुत्ता पार हुआ और वो बोली कि ये देखो बड़ी बिल्ली है, तो मैंने उसको समझाया कि नहीं, ये बड़ी बिल्ली नहीं, इसको कुत्ता बोलते हैं। तब उसके माइंड में असंतुलन हो गया। पहले तो संतुलन का इसलिए बना हुआ था, लेकिन जैसे मैंने उसको बताया ये कुत्ता नहीं, सॉरी बड़ी बिल्ली नहीं, ये कुत्ता है, तो अब उसके मन में क्या है, असंतुलन पैदा हो गया फिर से। देन फिर उसका उम्र ज़्यादा बढ़ा, फिर मैंने उसको बार बार समझाया, तो उसके अंदर समायोजन करने की क्षमता आ गई। अब बच्चा क्या कर रहा है, समायोजन कर पा रहा है, अब उसको समझ में आ रहा है, अकोमोडेशन वो कर पा रहा है। तो ये कुछ प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपका आत्मसात्करण, फिर संतुलन, फिर असंतुलन, फिर समायोजन। ये सारा का सारा प्रोसेस इसी क्रम में होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं कि यहाँ पे देखो, चाइल्ड जीन पियाजे के अकॉर्डिंग चाइल्ड डिस्कवर होता है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग क्या है, चाइल्ड इज डिस्कवर। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि मतलब चाइल्ड इज डिस्कवर, बच्चे खोज करता होते हैं। किसने कहा था? तो डायरेक्ट आपको आंसर करना है जीन पियाजे। ठीक है, और जीन पियाजे ने कहा था कि चाइल्ड इज डिस्कवर। उसके बाद जीन पियाजे ने भी और एक चीज़ कहा था कि प्राकृतिक रूप से, यानी कि बच्चों के अंदर प्राकृतिक रूप से सीखने की क्षमता होती है। ठीक है, बच्चा खुद से ही सीखता है, वो प्राकृतिक रूप से सीखता है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि अगर बच्चे को किसी भी से मिलने ना दिया जाए, पूरा तरीके से घर में इसको आइसोलेट करके रखा जाए, तो भी बच्चा सीख जाएगा। तो भी बच्चे के अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, उसके अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। वो समझ पाएगा कि ये बड़ा है, ये छोटा, ये बड़ा है, 2 + 3 5 होता है, मतलब ऐसे कर करके 1 2 3 करके भी बच्चा समझ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसका जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चों के अंदर प्राकृतिक रूप से सीखने की क्षमता होती है। ठीक है, जैसे जैसे उसका बायोलॉजिकल एज बढ़ते जाता है। अच्छा, यहाँ पे बायोलॉजिकल मैंने क्यों लिखा है वो आगे जाके आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए समझ लो कि जैसे जैसे कि बच्चों की आयु बढ़ती जाती है, वो अपना कॉन्सेप्ट खुद ही बना लेता है। जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है, वो अपना कॉन्सेप्ट खुद ही बना लेता है। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? कोई भी चीज़, कोई भी टर्म अगर आपको इसमें से समझ में नहीं आया हो तो वो आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसके आगे लिख लेता हूँ, देन फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आप एक चीज़ कमेंट करके बताना कि आपको कैसे अच्छा लगता है। ऐसे मैं लिख के लाता हूँ तो पढ़ना आपको सही लगता है, या फिर साथ साथ तो लिखते हुए जाते हैं वो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, कमेंट करके बताना, देन फिर हम लोग वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैंने लिख लिया है। अब थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में, सेंसरी मोटर स्टेज, या फिर मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेता हूँ। यार क्या है ये सब, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ भी जो है ना, हम लोगों का कोचिंग फ़िलहाल बंद है, क्योंकि बगल में जो भी हो रहा है कार्यक्रम वगैरह उसके कारण, और सर सभी साथ नहीं है, और पूरे ये रिकॉर्डिंग वगैरह जो है मैं खुद से ही कर रहा हूँ अभी। ठीक है, इसीलिए मुझे बार बार आगे पीछे करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा कुछ दिन के लिए बस आज भर नहीं, आज तो नहीं, कल भी ऐसा ही होगा, फिर परसों कृष्णा सर आ जाएंगे, फिर आने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कम हो जाता है। जैसे कि अभी बार बार मुझे सब कुछ सॉल्व करना पड़ रहा है। खैर चलिए पढ़ते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सा? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। वैसे जीन पियाजे के बारे में मैं 2 क्लास लूँगा, आज का 1 क्लास और फिर कल का 1 क्लास, ठीक है। तो सेंसरी मोटर स्टेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको संवेदी मोटर चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, फिर मूर्त संक्रियात्मक चरण और अमूर्त संक्रियात्मक चरण, ठीक है। ये हिंदी में नाम क्या है, इंग्लिश में नाम क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, ये सारा का सारा चीज़ आपको डिजिटल हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। चिंता हो तो बस इतना ही करना है कि ये आपको समझ में आए, ठीक। अब देखो सेंसरी मोटर स्टेज में होता क्या है, हम लोग अभी सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदी मोटर चरण पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? संवेदी मोटर चरण, संवेदी मोटर चरण, जिसका कि टाइम पीरियड कितना होता है? जिसका कि टाइम पीरियड होता है 0 से 2 साल, ठीक है। टाइम पीरियड कितना होता है? 0 से 2 साल होता है। अब इसमें होता क्या है, इस चरण में यानी सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा जो होता है अपने इंद्रियों का यूज करना सीख जाता है।
क्या करता है इस टाइम में, यानी कि 0 से 2 साल में, यानी सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा जो अपने इंद्रियों का यूज़ करना सीख जाता है। मतलब इंद्रियों का मतलब समझ रहे हो, हाथ पैर वगैरह का, आँख वगैरह का, नाक वगैरह का, सही से यही सब आपका इंद्रिय होता है, यानी यही सब आपका सेंस ऑर्गन होता है। यानी इन सब चीज़ों का एक अच्छे से क्या बोलते हैं यूज़ करना उसको आ जाता है। बच्चा इस टाइम रिफ्लेक्स एक्शन कर पाता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, मतलब किसी भी चीज़ के प्रति हम लोग तुरंत जो एक्शन लेते हैं ना, जैसे किसी भी एक्शन के प्रति जो तुरंत हम लोग एक्शन लेते हैं वो आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। जैसे कि अगर मान लो कोई कीड़ा उड़ते हुए आ रहा है, कोई कीड़ा उड़ते हुए आ रहा है, ऐसे ऐसे मेरे आँख में जाने वाला था, तो मैंने जैसे आँख में जाने से पहले मैंने आँख बंद कर लिया, ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। या फिर ऐसे आगे ये मान लो अगर आग है तो आग के पास मेरे से हाथ लाया, मुझे गर्म लगा तो मैं तुरंत पीछे हाथ कर लिया, तो ये सब आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। यानी रिफ्लेक्सिव एक्शन इसको बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं बोलते हैं। ये सब वो बच्चा कर पा रहा होता है इस टाइम, ठीक है। और बच्चों के अंदर इस टाइम ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया होता है। मैंने ये सब देखो, ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, इससे पहले वाला क्लास में, ठीक है। बट फिर भी आ रहा है इस क्लास में तो मैं रिपीट कर ही देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार रिपीटेशन से ना आपको भी आसानी होती है और आपको भी याद हो जाता है। हालांकि क्लास थोड़ा लंबा होता है, इस चीज़ को मैं भी समझता हूँ, बट क्या है ना कि आप रिवाइज अपने अब घर में रिवाइज करो या इस क्लास में रिवाइज करो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। ओवरऑल तो बात यही है कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बच्चों के अंदर सेंसरी मोटर स्टेज में एक ऑब्जेक्ट परमानेंस करके, यानी कि वस्तु अस्थायित्व आ जाता है। वस्तु अस्थायित्व का क्या मतलब है, कोई भी चीज़ मान लो उसके पास झुंझुना था, वो झुंझुना सब बच्चे के हाथ में था, तो आपने क्या किया कि वो झुंझुना उसके हाथ से छीन के कहीं और रख दिया, तो अब बच्चा वो झुंझुना खोजेगा। मतलब उसको पता था कि मेरे हाथ में कोई झुंझुना था, तो वो आपने कहीं से उठा के उसको कहीं और रख दिया है, तो बच्चे को अब वो झुंझुना वो खोजेगा, उसको पता होगा। अगर अपने झुंझुना ऐसे करके अपने पीछे में से रख लिया है, तो बच्चा जान रहा है कि वो झुंझुना यहाँ से उठ के कहाँ गया, आपके पीछे में चला गया। ये सारा का सारा चीज़ अब ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे के अंदर आ जाता है, वस्तु अस्थायी तो बच्चे के अंदर आ जाता है, ठीक है। चलो, मतलब वस्तु अस्थायित्व का क्या मतलब है, वो छिपी हुई चीज़ों को खोजने का मतलब खोजना स्टार्ट कर देता है। कोई भी चीज़ अगर आप उसे छिपा देते हो तो वो रोएगा, तो चिल्लाएगा, जैसे भी करके, मतलब छिपा हुआ चीज़ जो भी उसके हाथ में था या फिर कोई भी चीज़ जो उसे चाहिए, जो उसे पता है कि यहाँ पे रखा हुआ है, वो खोजना स्टार्ट कर देता है। इसको ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं, वस्तु अस्थायित्व बोलते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर आ जाता है। बच्चा स्कीमा डेवलप कर लेता है। स्कीमा का क्या मतलब है, कोई भी काम करने के पहले जो हम लोग एक्शन करते हैं वो स्कीमा होता है। जैसे कि बच्चा स्कीमा डेवलप कर लेता है झुंझुना हिलाने का। झुंझुना समझते हो ना, जिसको रेटल बोलते हैं। रेटल ऐसे झुंझुन करता है जो, तो बच्चा समझ जाता है ऐसे 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 करने से ये आवाज़ करता है। तो बच्चा एक स्कीमा डेवलप कर लेता है कि रेटल को हिलाने का स्कीमा डेवलप कर लेता है, झुंझुना हिलाने का स्कीमा डेवलप कर लेता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक जो है क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज, उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, बच्चा जो रिफ्लेक्सिव एक्शन कर पाता है, यानी कि बच्चे के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव एक्शन करने की क्षमता आ जाती है। और इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 0 से 2 महीना है ये, ठीक है। ये मंथ है, आप इसको साल नहीं समझना। 0 से 2 साल तक सेंसरी मोटर स्टेज चलता है, जिसमें से कि 0 से 2 महीने के अंदर बच्चा रिफ्लेक्सिव एक्शन करना सीख जाता है। रिफ्लेक्सिव एक्शन का मैंने फिर से आपको बता ही दिया है कि रिफ्लेक्सिव एक्शन क्या होता है, किसी भी कार्य के करने के जस्ट बाद, किसी भी एक्शन के जस्ट बाद तुरंत जो हम लोग रिफ्लेक्सिव दोबारा जो एक्शन लेते हैं वो आपका रिफ्लेक्सिव एक्शन होता है। जैसे कि कोई बच्चा था, मान लो आप मंदिर में, मतलब घर के अंदर जो मंदिर होता है उसमें कोई दिया जल रहा था, तो बच्चा उधर से आया बच्चा, फिर बच्चा आया, 2 महीने का बच्चा कहाँ से आएगा। तो सीधा सा बात है, गोदी में ही लेके आप लोग पूजा कर रहे थे, तो बच्चा से हाथ में जो दिया जल रहा था, हाथ दिया के पास लेके गया, जैसे उसको आग लग, जैसे उसको गर्म लगा, तो वो क्या करेगा, बच्चा तुरंत हाथ अपना पीछे खींच लेगा। तो ये आपका बच्चे के अंदर रिफ्लेक्सिव एक्शन, रिफ्लेक्सिव एक्शन वो बच्चा कर पा रहा है। जैसे कि अगर आप बच्चे के आँख में ऐसे ड्रॉप डाल रहे हो, तो जैसे उसके आँख में गया, वो आँख में जाने से पहले बच्चा आँख बंद कर लेगा। तो ये सब वो बच्चा कर पा रहा होता है, रिफ्लेक्सिव एक्शन कर पा रहा होता है 0 से 2 महीने के बच्चे में, ठीक है। और इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, इससे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि आपको कोई भी प्रॉपर्टी दे देगा, यानी कि अगर मैं पूछ लूँ, ऐसे मैं पूछ लूँ, कोई भी चीज़ आपका एग्जांपल में दे देगा, ठीक है, कि ये जो है, अब उसके बाद पूछेगा ये जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में से किस अवस्था में ऐसा हो रहा है। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। बेसिकली इसे कैसे जैसे भी क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर करवाता ही हूँ और क्वेश्चन में डाल दूंगा, बट फिर भी एक आइडिया आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। जैसे कि अगर पूछ ले कि बच्चा जो है रिफ्लेक्सिव एक्शन या फिर बच्चे के अंदर वस्तु अस्थायित्व कब आ जाता है, किस स्टेज में आ जाता है, तो आपको बताना होगा कि बच्चे के अंदर जो वस्तु अस्थायित्व आपका सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाता है। या फिर आपसे टाइम पीरियड पूछ सकता है कि सेंसरी मोटर स्टेज का टाइम पीरियड क्या है। तो ये सब आपसे क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग PYQ वगैरह लगाओ। हल्ला होने लगा भाई यहाँ पे, कोई बात नहीं, जल्दी से रिकॉर्ड करके ख़त्म करते हैं, ठीक है।
और आज लास्ट है, आज इसके बाद ये पूजा वगैरह खत्म हो जाएगा। अब देखो प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, अब इसका क्या मतलब हुआ? प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन का क्या मतलब हुआ? प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन का मतलब हुआ, जिससे मैंने आपको ओरल स्टेज समझाया था। क्या समझाया था मैंने? ओरल स्टेज समझाया था ना, ओरल स्टेज। अब ओरल स्टेज में बच्चा क्या करता है, कोई भी चीज़ उसके हाथ में हो वो सारा पकड़ के मुंह में डाल देगा। कोई भी चीज़ उसके हाथ में हो वो सारा का सारा चीज़ पकड़ के क्या कर देगा, मुंह में डाल देगा। ठीक है, मतलब इसमें क्या करता है, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन में बच्चा का अंगूठा चूसने का जो क्रिया होता है ना, वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जिसका टाइम पीरियड क्या है, जिसका टाइम पीरियड है आपका, मैं इसको ये वाला ले लेता हूँ, जिसका टाइम पीरियड क्या है, 2 से 4 मंथ। 2 से 4 मंथ ओरल स्टेज यानी प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन के टाइम पीरियड आपका 2 से 4 मंथ है। इसमें बच्चा ओरल स्टेज में आ जाता है। ओरल स्टेज मीन्स अंगूठा चूसने का प्रवृत्ति इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, इसमें बच्चा वो सारा काम करेगा जिससे उसको आनंद मिलता है। बच्चा इसमें वो सारा काम करेगा जिससे उसको आनंद मिलता है। ठीक है, और उस चीज़ को बार बार रिपीट करेगा। चलिए, उसके बाद आता है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में क्या आता है? सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में बच्चा बैठने लगता है, किसी भी खिलौने को पकड़ने लगता है और हाथ पैर का इस्तेमाल करना सीख जाता है। ठीक है, बच्चा इसमें खिलौना पकड़ने लगेगा, बैठने लगेगा और हाथ पैर का इस्तेमाल करने लगेगा। हाथ पैर का इस्तेमाल करना बच्चा सीख जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या करेगा? अच्छा, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन का टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है आपका 4 से 8 महीना। कितना? 4 से 8 महीना आपका होता है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन का टाइम। ठीक है, और इसमें बच्चा क्या करता है, खिलौना पकड़ना सीख जाता है, बैठना सीख जाता है, हाथ पैर में एक अच्छा समन्वय बन जाता है, यानी हाथ पैर का इस्तेमाल वो करना सीख जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन रिएक्शन यानी प्रतिक्रियाओं में समन्वय। प्रतिक्रियाओं में समन्वय हिंदी और इंग्लिश में नहीं जाना आपको, बस आपको समझने से मतलब होना चाहिए और इतना सा पकड़ आपके अंदर दोनों ही सब्जेक्ट के अंदर यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इतना पकड़ होना चाहिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन रिएक्शन यानी जिसका कि टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 8 से 12 साल, सॉरी 8 से 12 महीना। कितना? 8 से 12 महीना कोऑर्डिनेशन रिएक्शन। ठीक है, 8 से 12 महीना। इसमें क्या करता है बच्चा, एक उद्देश्य पूर्ण क्रिया करने लगता है। ठीक है, एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने लगता है। मतलब अगर वो चाह रहा है कि हाथ को ऐसे उठा के तुम्हारे ऊपर गाल पे लगा दूं तो वो गाल पे लगा देगा, समझ रहे हो? अगर वो चाह रहा है कि तुम्हारे ऐसे बाल पकड़ के खींच दूं तो खींच लेगा। एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया वो कर पा रहा है। और इसे बाल पकड़ के खींचना या फिर ऐसे मारना ये कब कर पाएगा? जब उसका हाथ पैर में समन्वय बन जाए अच्छे से। किसमें? जब उसका हाथ पैर में अच्छा समन्वय बन जाए। तो इसमें क्या होता है ना, कोऑर्डिनेशन रिएक्शन में यानी 8 से 12 महीने का टाइम पीरियड में बच्चा एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया कर पाता है। और बच्चा एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया कब कर पाएगा? जब उसका हाथ पैर में अच्छा समन्वय बन जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको मारना चाहूँ और मेरा हाथ पैर में अच्छा समन्वय है ही नहीं तो क्या मैं मार पाऊँगा? अगर मारना भी चाहूँ यहाँ पे आपका गाल में तो लग जाएगा उधर। तो कहने का मतलब ये उद्देश्यपूर्ण क्रिया बच्चा कब कर पाएगा? जब उसका हाथ पैर में अच्छा एक समन्वय बन जाए। ठीक है, अब उसके बाद आता है टर्सरी रिएक्शन। टर्सरी रिएक्शन में क्या आता है? टर्सरी रिएक्शन यानी तृतीय प्रतिक्रिया में इसमें बच्चा ट्रायल एंड एरर करके सीखता है। ठीक है, ट्रायल एंड एरर करके बार बार बच्चा इसमें सीख रहा है। जैसे कि बच्चा अब इसमें देखो 12 से 18 साल बच्चा घुड़कने लगा है। क्या करने लगा? बच्चा घुड़कने यानी क्रॉलिंग करने लगा है। 12 से 18 साल का टाइम पीरियड आ गया। अब वही बच्चा बार वही क्रॉलिंग करके गया, क्रॉलिंग करते करते मंदिर में पहुंच गया। मंदिर में पहुंचा, वहाँ दिया रखा हुआ था, उसको छुआ तो फिर उसको गर्म लगा, हाथ पीछे कर लिया। या फिर मंदिर में जो दिया तो घंटी रहता था ना, घंटी को पकड़ के ऐसे कर रहा था तो घंटी का बीच वाला जो था, क्या जो भी बोलते हैं समझ रहे हो ना, यार ये घंटी रहता है। जैसे कि मान लो ये घंटी रहता है तो उसमें एक बीच में रहता है जो टन जो भी ऐसे जो टन करता है, तो उसी टन ऐसे कर रहा था जिसमें वो जो है ये वाला आपको उसके हाथ में लग गया, उंगली में लग गया तो उसको चोट लगा। तो अब वो समझ गया कि ये चीज़ अब मुझे नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ मुझे नहीं करना है। जैसे कि अगर उसका दिया से हाथ जला तो समझ जाएगा कि इस दिया के पास हाथ ले जाने से मेरा हाथ जल जाता है, तो अब मैं दिया के पास हाथ लेके नहीं जाऊँगा। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन अलग होता है और आपका ट्रायल एंड एरर अलग है। यहाँ पे बच्चा अगर बच्चा को ही गर्म लगा तो वो हाथ पीछे करेगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे वो बच्चा समझ गया कि इससे मेरा हाथ जलता है, या फिर ये चीज़ करने से मुझे पीड़ा होती है, मुझे दर्द होती है, तो वो चीज़ मैं नहीं करूँगा। या फिर इस चीज़ से मुझे आनंद आता है तो ये चीज़ मैं करूँगा। ठीक है, ये सारा का सारा आपका ट्रायल एंड एरर में, आपका टर्सरी रिएक्शन में यानी कि 12 से 18 महीने के टाइम पीरियड में बच्चा करने लगता है। ठीक है, और उसके बाद एक लास्ट आता है आपका अर्ली रिप्रेजेंटेशनल, मतलब इसमें क्या पूर्व प्रतिनिधित्व विचारधारा। इसमें क्या 18 से 24 महीना इसका टाइम पीरियड क्या होता है? इसका टाइम पीरियड होता है 18 से
24 महीना, यानी बच्चा 2 साल का हो गया है और अब उसके अंदर वस्तु अस्थायित्व आ गया है। ठीक है, अब उसके अंदर क्या आ गया है, वस्तु अस्थायित्व आ गया है। और वस्तु अस्थायित्व क्या है, मैं बार बार बता ही चुका हूँ कि मतलब कोई भी चीज़ जो उसके सामने था उसको हटा दो तो वो अब उस चीज़ को खोजने लगेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ था आपका संज्ञानात्मक विकास का पहला अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि आज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कोशिश करूँगा मैं कि कल का वीडियो में प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन भी कवर कर लूँ। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं हो पाता तो 3 वीडियो जिन प्यारे के ऊपर बन सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का कहानी बस यहीं रखते हैं, समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अपना बस जाते जाते भी एक ही बात मैं बार बार बोलना चाहता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हिम्मत मत हारना। आपके घर में आपकी जो भी स्थिति है, मैं मान के चलता हूँ कि आप अगर टीचर का तैयारी कर रहे हो तो आपकी स्थिति कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। तो जैसी भी स्थिति उसको बदलने के लिए आपको हिम्मत नहीं हारनी है, और वो बदलेगा कब, जब आप मेहनत करते रहोगे। ठीक है, तो मेहनत नहीं छोड़ना है, भले आप थोड़ा सा टाइम, चलो ठीक है, आज अगर नहीं भी आता है तो 2 महीना रुक सकता है, 2 महीने तक सरकार इस चीज़ को टाल सकती है, लेकिन ज़्यादा दिन वो नहीं टाल पाएगी। इसलिए आपको अपना जो है पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, जी जान से लगे रहो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं तब तक आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।